करेंगे बुलेटिन के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रावेनशाह विश्वविद्यालय के 13वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। साथ ही समारोह में उन्होंने स्वर्ण पदक विजेता छात्रों को सम्मानित भी किया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों और मेधावी छात्रों के साथ सामूहिक फोटो भी खिंचवाई। दरअसल अपने संबोधन में उन्होंने शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को रेखांकित किया। तो वहीं उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को नवाचार और सामाजिक जागरूकता का केंद्र बनना चाहिए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विश्वविद्यालय में आयोजित एक खास कार्यक्रम में पहुंचे। दीक्षांत समारोह यहां पर आयोजित किया गया था, जहां पर छात्रों को सम्मानित करने का काम राष्ट्रपति ने किया है और इसी के साथ साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी यहां पर राष्ट्रपति की ओर से की गई है। तो बतौर मुख्य अतिथि इस दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके स्वागत के लिए तमाम गणमान्य जन यहां पर उपस्थित रहे, जहां पर पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया और उसके बाद छात्रों के साथ संवाद के साथ साथ उन्हें सम्मानित भी राष्ट्रपति ने किया। संयुक्त अरब अमीरात प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अबू धाबी स्थित भव्य BAPS स्वामी नारायण मंदिर का दौरा किया। मंदिर के प्रमुख स्वामी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। डॉक्टर यादव ने मंदिर की स्थापत्य कला, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक प्रेरणा के बारे में गहराई से जानकारी ली। उन्होंने भक्ति और शांति के माहौल का अनुभव किया, जिसमें गुरु की शाश्वत भूमिका पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी ने उन्हें बेहद प्रभावित किया। ये दौरा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को मजबूत करने में सहायक माना जा रहा है। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया क्रैश की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है। ये सिर्फ 15 पन्नों की एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है, जिसमें 12 जून को हुए एयर इंडिया के प्लेन हादसे की शुरुआती जांच की जानकारी साझा की गई है। ये कोई डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद नए विवाद खड़े हो गए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एयर इंडिया प्लेन क्रैश ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जिसमें 260 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में इस विमान हादसे को लेकर 15 पन्नों की एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सामने आई है, जो कि एक नए बवाल की वजह भी बन गई है। इसमें प्लेन की जानकारी, उसके क्रू और पायलट की जानकारी, पैसेंजर्स की जानकारी दी गई है। उस वक्त मौसम कैसा था, स्थिति कैसी थी, हादसे से पहले क्या हुआ, प्लेन कब उड़ा, कब क्रैश हुआ, कहाँ क्रैश हुआ, इस तरह की सभी जानकारियां इस रिपोर्ट में दी गई हैं। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इस रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि प्लेन क्रैश की वजह आखिर क्या है। सिर्फ घटनाक्रम की जानकारी है, लेकिन सिर्फ 15 पन्नों की इस रिपोर्ट के आधार पर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे सारी गलती पायलट्स की रही हो। सीधे तौर पर ये बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को बचाने की कोशिश दिख रही है और इसमें विदेशी मीडिया एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता नजर आ रहा है। तमाम विदेशी मीडिया इस तरह की हेडलाइन प्ले कर रहे हैं, जिससे लगता है कि वो जानबूझकर एयर इंडिया क्रैश की शुरुआती जांच रिपोर्ट को कुछ अलग रंग देना चाहते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, एयर इंडिया प्लेन क्रैश से पहले अप्रत्याशित तौर पर ईंधन काटा गया। ये ऐसे लिखा गया है कि जैसे जानबूझकर प्लेन का ईंधन काट दिया गया हो। ये जानना जरूरी है कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि विमान में 54,200 किलो फ्यूल था और उसका कुल वजन 2,13,401 किलो था, जो निर्धारित सीमा के भीतर था। विमान ने टेक ऑफ के बाद 180 नॉट्स की गति पकड़ी। इसी दौरान विमान के दोनों इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विच 1 सेकंड के अंतराल पर रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए, जिससे इंजन फ्यूल सप्लाई रुक गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में दोनों पायलट एक दूसरे से पूछते हुए सुनाई देते हैं कि किसने फ्यूल स्विच ऑफ किया, लेकिन किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली। इसके बाद पायलट ने मेडे कॉल किया, लेकिन विमान नियंत्रित नहीं हो पाया।
परंतु इस रिपोर्ट के आधार पर विदेशी मीडिया, खासकर कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समाचार माध्यमों ने इसे सनसनीखेज तरीके से पेश किया। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि एयर इंडिया प्लेन क्रैश से पहले अप्रत्याशित तौर पर ईंधन काटा गया, जिससे ऐसा माहौल बना है कि जानबूझकर विमान का ईंधन बंद कर दिया गया हो। कई विदेशी मीडिया हाउसेज पायलटों पर गलती मढ़ने की कोशिश कर रही हैं, वो भी बिना फाइनल रिपोर्ट आए। इस तरह की रिपोर्टिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ये बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक जैसे विमान और इंजन निर्माता कंपनियों को बचाने के लिए तो नहीं किया जा रहा। AAIB की रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि विमान के थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल को 2 बार बदला गया था, एक बार 2019 में और फिर 2023 में। ये मॉड्यूल फ्यूल कंट्रोल स्विच को कंट्रोल करता है। ये बदलाव बोइंग के मेंटेनेंस प्लानिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार आवश्यक थे। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इन बदलावों का टेक ऑफ के बाद स्विच के कट ऑफ पोजीशन में जाने से कोई सीधा संबंध नहीं था। साथ ही 2023 के बाद इस स्विच से जुड़ी कोई शिकायत भी सामने नहीं आई थी। एयरक्राफ्ट एक्सपर्ट्स इस हादसे को मानवीय भूल से भी जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ्यूल कंट्रोल स्विच को कट ऑफ पोजीशन में मूव करने के लिए जानबूझकर एक्शन लेना पड़ता है, जो अपने आप नहीं होता। उन्होंने रिपोर्ट में पारदर्शिता की कमी और स्विच बंद होने के कारणों पर सवाल उठाए हैं। कॉकपिट में हुई बातचीत से ये बात और गहराती है कि क्या जानबूझकर फ्यूल कट ऑफ किया या कोई तकनीकी गड़बड़ी थी, ये अभी स्पष्ट नहीं है। एयर इंडिया के CEO कैम्पबेल विल्सन ने स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक जांच में विमान में कोई मैकेनिक या मेंटेनेंस की समस्या नहीं पाई गई है। दोनों पायलटों ने उड़ान से पहले ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट पास किया था और उनका मेडिकल स्टेटस सही था। जांच पूरी होने तक जल्दबाजी में नतीजे न निकाले जाएं। एयर इंडिया जांच टीम के साथ पूर्ण सहयोग कर रही है। एयर इंडिया के CEO की ओर से साफ तौर से कहा गया है कि शुरुआती रिपोर्ट में हादसे का कोई कारण नहीं बताया गया है और न ही किसी तरह की कोई सिफारिश या अनुशंसा की गई है। इसलिए मैं हर किसी से आग्रह करूंगा कि समय से पहले नतीजे न निकाले जाएं, क्योंकि जांच पूरी होने में अभी बहुत वक्त है। हम जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करते रहेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें एक पूर्ण और विस्तृत जांच के लिए जो कुछ भी चाहिए हो वो उपलब्ध कराया जाए। जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आएगी या हादसे का कारण नहीं पता लगेगा, तब तक इसमें कोई शक नहीं है कि कयास लगते रहेंगे और सनसनीखेज हेडलाइंस बनती रहेंगी। इस बीच शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस रिपोर्ट के लीक होने पर उड्डयन मंत्रालय से जवाब मांगा है। उन्होंने पूछा है कि इतनी संवेदनशील रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आधिकारिक रिलीज से पहले कैसे पहुंच गई। उन्होंने जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है। इस विवाद ने जांच की विश्वसनीयता पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट ने कई सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन अभी भी जांच पूरी नहीं हुई है। कई महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि स्विच के कट ऑफ पोजीशन में जाने के कारण कॉकपिट की बातचीत की गहराई और विमान के मलबे का विश्लेषण और ब्लैक बॉक्स डेटा की स्टडी अभी जारी है। अगले कुछ महीनों में अंतिम रिपोर्ट आने की संभावना है। तब तक सभी पहलुओं को लेकर अटकलें लगती रहेंगी। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को आधुनिक तकनीक से लैस माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसके इंजन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जुड़ी शिकायतें सामने आई हैं। इन शिकायतों को लेकर विमान निर्माता और एयरलाइंस लगातार सिस्टम अपडेट करती रही हैं। इस हादसे के बाद ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या पर्याप्त सावधानियां बरती गई थी या कहीं सुरक्षा मानकों में कोई चूक तो नहीं हुई। जांच टीम इन सभी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल कर रही है। तो वहीं इस हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिवारों की पीड़ा और चिंता अब भी कायम है। प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद भी उन्हें हादसे के पीछे की पूरी सच्चाई नहीं मिली है। कई परिवार जांच में पारदर्शिता की मांग कर रही हैं और चाहते हैं कि दोषी चाहे जो भी हो उसे उचित सजा मिले। सरकार और एयर इंडिया ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है, लेकिन न्याय और जवाबदेही की उम्मीद अभी भी अधूरी है। जांच के इस प्रारंभिक चरण में विदेशी मीडिया की ओर से ऐसे दावे करना
कि पायलट जानबूझकर फ्यूल कट ऑफ स्विच ऑफ कर गए, बहुत गंभीर मामला है। मीडिया ट्रायल की प्रक्रिया न केवल पायलटों की प्रतिष्ठा को प्रभावित करती है, बल्कि जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करती है। पायलटों के परिवार, एयरलाइन कर्मियों और पूरे विमानन समुदाय के लिए ये बेहद कष्टदायक है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक फाइनल रिपोर्ट न आए, तब तक किसी भी पक्ष को दोषी ठहराना गलत होगा। यह हादसा और उसकी जांच केवल एक तकनीकी मसला नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय, तकनीकी, प्रशासनिक और मीडिया से जुड़ी कई परतें हैं। शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। जांच की पूरी प्रक्रिया पूरी हो, तब जाकर सच्चाई सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। भारत के लाल ने इतिहास रच दिया है। अंतरिक्ष की गहराइयों को छूकर आज शुभांशु शुक्ला धरती पर लौट आए हैं। सैन डिएगो के तट पर जब स्पेस एक्स का ड्रैगन यान पानी में उतरा तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत में भी गर्व की लहर दौड़ गई। हमारी खास पेशकश में आज देखिए कैसा रहा ये पूरा मिशन, अंतरिक्ष में क्या क्या शुभांशु ने किया है और अब धरती पर लौटने के बाद आखिर आगे का प्रोसीजर क्या होगा। रिपोर्ट देखिए।
मेड इन इंडिया अंतरिक्ष यान में बैठकर कोई शुभांशु, कोई साक्षी, कोई आर्यन भी मंगल या चांद की ओर उड़ान भरेंगे। भारत का स्पेस युग अब शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत हुई है एक मुस्कुराते हुए भारतीय अंतरिक्ष यात्री से, जिसने कहा मैं आ गया। तो ये थी अंतरिक्ष के उस सफर की पूरी कहानी, जिसमें भारत के बेटे ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर दिया। शुभांशु शुक्ला अब धरती पर लौट आए हैं, लेकिन उनका ये मिशन हमेशा एक प्रेरणा बना रहेगा। हम स्पेसमैन शुभ के स्वस्थ और सफल भविष्य की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि अगली बार जब वो जाएं, तो शायद कोई भारतीय स्टेशन उनका इंतजार कर रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। और अब बात करेंगे बिहार की। बिहार की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी का भूचाल आ गया है, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की ओर से एक बयान सामने आया है, जिसके बाद सियासत जो है वो अपने चरम पर नजर आ रही है। और बिहार में चुनाव नजदीक है, ऐसे में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया में चलने वाले सूत्रों पर तंज कसते हुए कहा है कि जो शब्द इस्तेमाल किया उसने अब राजनीति को गरमा दिया है। तेजस्वी ने सूत्र को मूत्र कहकर मजाक उड़ाया है। ये रिपोर्ट देखिए। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। भैया, तेजस्वी जी जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो दिखाता है कि उनका संस्कार क्या है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी का तूफान उठा है। तेजस्वी यादव ने मीडिया में इस्तेमाल होने वाले सूत्रों पर ऐसा तंज कसा है कि विपक्ष ने इसे अशालीन और लोकतंत्र का अपमान बता दिया। अब सूत्र और मूत्र को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। आरजेडी का भविष्य, तेजस्वी यादव का सूत्र को मूत्र कहना न सिर्फ मीडिया पर हमला माना जा रहा है, बल्कि ये सियासी तीर भी बन चुका है। तो क्या आपको भी लगता है कि बिहार की जनता इसे महज मजाक लेगी या फिर तंज के तौर पर लेगी, और या फिर इसे एक असंवेदनशीलता जानेगी? जानेंगे सब कुछ। चलिए आपको बताते हैं फौरन ये सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर तेजस्वी के बयान पर ये बवाल मचा क्यों है। मुद्दे पर सियासी तकाजा भी समझेंगे और महागठबंधन का बचाव भी जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सूत्र बनाम मूत्र, राजनीति में शब्दों की जंग छिड़ गई है। खबरों की दुनिया में यूं तो सूत्रों का जिक्र आम है, यानी कि मीडिया जिसे सूत्र कहती है। लेकिन जब बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया के सूत्र शब्द को लेकर कटाक्ष किया, तो ये विवाद और गहरा गया। उनके विवादित बयान ने सियासी तूफान ला दिया। यह कि कहां से खबर आई? सूत्र बताते हैं। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेश जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग। मीडिया के सूत्र पर की गई तेजस्वी यादव की इस टिप्पणी पर पक्ष और विपक्ष के नेता अब आमने सामने हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव कहते हैं, सूत्र ही पर तो सब कुछ होता है। इसका मतलब है आप चुनाव आयोग को लेकर गंभीर नहीं है। चुनाव आयोग धृतराष्ट्र तो हो ही गया है। ना वे सुप्रीम कोर्ट की सलाह मान रहे हैं, ना संविधान को मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सलाह दी और साफ शब्दों में कहा, किसी भी कीमत पर आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि कौन भारतीय कौन नहीं। संविधान के तहत काम करिए और आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज को शामिल करिए। तो वहीं प्रशांत किशोर ने तेजस्वी के सूत्र वाले बयान पर बड़ा हमला किया। कहा, तेजस्वी यादव द्वारा प्रयोग की गई भाषा से उनका संस्कार दिखता है। ये लोग कलम वाले नहीं, कट्टा वाले हैं। भैया, तेजस्वी जी जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो दिखाता है कि उनका संस्कार क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। तेजस्वी जी से आप लोग इससे बेहतर भाषा का अपेक्षा मत रखिए। ये वही लोग हैं। किसी ने मुझे कहा कि तेजस्वी यादव अपने एक कार्यक्रम में युवा संसद बुलाए थे, उसमें कलम बांट रहे थे। तो मैंने उनको याद दिलाया कि तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं। इनके जब पिताजी और माताजी का बिहार में सरकार था, तो बिहार में, पूरे देश में बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य की थी।
इधर एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी यादव के बयान को बेहद आपत्तिजनक बताया। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ कहा। बीजेपी और जेडीयू ने कहा कि तेजस्वी अब भाषा की सीमा लांघ रहे हैं। कह रहे हैं जिस तरह की भाषा तेजस्वी यादव इस्तेमाल करते हैं वो न तो नेता के लायक है न बिहार की संस्कृति के, और इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो विपक्ष जहां इसे जनता के बीच संस्कार बनाम अभद्रता के रूप में पेश कर रहा है, वहीं महागठबंधन इसे मीडिया की जवाबदेही से जोड़ रहा है। तेजस्वी के बयान पर महागठबंधन बचाव में उतर आया है। उनका कहना है कि ये तंज पत्रकारिता की गिरती साख पर था, न कि किसी व्यक्ति विशेष पर। महागठबंधन के साथियों का ये भी कहना है कि तेजस्वी यादव ने मीडिया में चलने वाली अफवाहों पर कटाक्ष किया। ये मीडिया की जवाबदेही का सवाल है, अशालीनता का नहीं। जबकि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बयानबाजी की ये लड़ाई सिर्फ अब शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर चुनावी रणनीति और जनता की धारणा पर भी पड़ सकता है। तेजस्वी यादव खुद को व्यंग्यात्मक नेता के रूप में पेश कर रहे हैं, वहीं एनडीए इसे मुद्दा बनाकर जनता तक पहुंचाना चाहता है। बहरहाल चुनाव नजदीक है, ऐसे में हर बयान को रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। सूत्र मूत्र एक साधारण शब्द तो नहीं है, अब सियासी हथियार जरूर बन गए हैं। बिहार की राजनीति में बयान अब मुद्दों से बड़े दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव के शब्दों ने न सिर्फ विपक्ष को मौका दे दिया है, बल्कि ये भी दिखा दिया है कि कैसे शब्दों की चिंगारी चुनावी माहौल में आग भड़का सकती है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।